Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। एक और महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर देखने वाले साथियों कुल 100 क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये सीरीज 2 नंबर वाली चल रही है साथियों, और पिछली सीरीज नहीं देखी है तो वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हमने ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कई क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी सहित भी पढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला साथियों अगर आप इस सीरीज को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जीडीएस, सीएटी है, बैंक है, रेलवे हैं, ऑल एग्जाम्स की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जिन जिन सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इतिहास है, संविधान है, सामान्य विज्ञान है, जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, और पीडीएफ टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 याद रखें, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माण में जो समय लगा वो भी याद रखें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह भारत का सर्वोच्च कानून है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी टाइप के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, तो यहाँ पर सीरीज को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखें, और यहाँ पर इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। संविधान सभा के ये अध्यक्ष भी थे, और उनका जन्म की बात करें तो यहाँ पर बिहार में इनका जन्म हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये हमने यहाँ पर देखा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल लगभग आपको याद रखना है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल याद रखें। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीपों के बीच में स्थित है, और विश्व का सबसे गहरा स्थान याद रखें मारियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है, और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है, और यह सबसे गहरा महासागर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत याद रखें, लीवर, और इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखें, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के दाईं ओर स्थित होती है। यह पित्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पित्त का निर्माण करती है, और भोजन के पाचन में सहायता करता है। यकृत शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करता है। इसका औसत भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है यकृत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था साथियों। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति की। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर ई नोट्स टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासेज और भर्तियों की जानकारी के लिए कोचिंग नोट्स क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन वाली घंटी पर क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आई उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो यहाँ पर वंदे मातरम याद रखें। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इसकी रचना किसने करी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ, और इस गीत के पहले 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का माध्यम बना। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यहाँ पर बाघ याद रखें। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, और इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 1973 में। इससे पहले शेर को राष्ट्रीय पशु माना जाता था।
भाग शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। भारत में विश्व के सबसे अधिक भाग पाए जाते हैं। भागों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भाग मुख्य रूप से जंगलों में पाया जाता है और यह एक मांसाहारी जीव है। इसके बाद में आगे देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर अपनी सुंदरता पंखों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मोर मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसे संरक्षण प्राप्त है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर बरगद होगा साथियों। वट सावित्री व्रत में इसकी पूजा की जाती है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वट सावित्री व्रत में इसकी पूजा की जाती है। यह वृक्ष अधिक छाया प्रदान करता है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये के कुल भूभाग का लगभग 30% क्षेत्र घेरता है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। भारत, चीन, जापान और रूस जैसे देश इसी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महाद्वीप है साथियों। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से देखी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। यहाँ पर यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल आपको याद रखना है लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 76 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसकी राजधानी यहाँ पर आपको याद रखनी है कैनबरा। यहाँ कंगारू और कोआला जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो साथियों फीमर का नाम याद रखें यहाँ पर, फीमर। और फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है। यह जांघ में स्थित होती है। यह शरीर के भार को सहन करने का कार्य करती है। यह चलने, दौड़ने और कूदने में सहायता करती है। स्वस्थ शरीर के लिए हड्डियों का मजबूत होना आवश्यक है। यह कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है साथियों। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह लाल रंग कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लाल रंग रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें लौह तत्व उपस्थित होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो याद रखें यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी सहायता करता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, यहाँ पर आप याद रखें इसके बारे में, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। यहाँ पर इसकी विस्तृत व्याख्या भी याद रखें। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी और इनके नेतृत्व में अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा मिली। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के अंतरिक्ष विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है विक्रम साराभाई के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 याद रखें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो यहाँ पर पोखरण जैसलमेर याद रखें यहाँ पर। और ये कब किया गया था? तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण है और इस परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस परीक्षण का जो कोड नाम है वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इस उपलब्धि के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। 1998 में भी पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1998 में भी पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उग जाता है और इसकी पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियाँ पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। राजस्थान की संस्कृति और पर्यावरण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी की बात करें तो गोडावन। और गोडावन के बारे में आपको याद रखना है, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये एक दुर्लभ पक्षी है। मुख्य रूप से यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाता है और इसकी घटती संख्या के कारण इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखें यहाँ पर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में इनकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होता है और इस दिन विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। और कमल के बारे में आपको इनकी व्याख्या भी याद रखनी है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर क्या बताया गया, ये राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और यह पवित्रता, ज्ञान, संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल पानी में खिलता है। भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं में इसका विशेष महत्व है। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को अक्सर कमल के साथ दर्शाया जाता है। कमल का वैज्ञानिक नाम ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का नाम याद रखें यहाँ पर। और गंगा डॉल्फिन के बारे में आपको सामान्य सी जानकारी याद रखनी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अपन बात करें, इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। इसे सूंस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सूंस। यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह मीठे पानी में रहने वाली दुर्लभ डॉल्फिन है। प्रदूषण के कारण इसकी संख्या लगातार कम हो रही है और इसके लिए संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये गंगा डॉल्फिन का नाम याद रखें यहाँ पर। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है। इसका उपयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। यह भारतीय पंचांग पर आधारित है और सामान्य वर्ष में इसकी शुरुआत 22 मार्च से होती है। लीप वर्ष में इसकी शुरुआत 21 मार्च से होती है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन वापस आ गया है। लगभग इनका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? नील नदी। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र आपको ध्यान रखना है नील नदी। नील नदी के बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 6450 किलोमीटर। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? नील नदी। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा पठार याद रखें यहाँ पर तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार यहाँ पर देखें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। यह चीन में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। हिमालय पर्वत इसके दक्षिण में स्थित है। यह एशिया का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसके बारे में आपको ये जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज याद रखें यहाँ पर। और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह कान के मध्य भाग में स्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है और यह ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सहायता करती है। इसे रकाब की हड्डी भी कहते हैं। श्रवण तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। और त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। यह शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। और इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, त्वचा में स्पर्श, दर्द और तापमान का अनुभव कराने वाली ये कोशिका होती है। यह शरीर का सुरक्षात्मक आवरण है। स्वस्थ त्वचा अच्छे स्वास्थ्य का संकेत मानी जाती है। यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुर्दा। गुर्दा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं।
यह रक्त को फिल्टर करता है। यह शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखता है। गुर्दे की खराबी से कई गंभीर बीमारियां हो सकती है और यह मूत्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने अभी किसके बारे में देखा यहाँ पर? गुर्दा के बारे में। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर अप्सरा याद रखें। अप्सरा भारत का एक पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे 1956 में शुरू किया गया। 1956 में शुरू किया गया था। यह मुंबई में स्थापित किया गया था। इसका उपयोग परमाणु अनुसंधान के लिए किया गया। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था। इसने भारत के परमाणु कार्यक्रमों की नई दिशा प्रदान की। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील आपको यहाँ पर बतानी है। चिल्का झील याद रखें। यहाँ पर कौन सी झील है? चिल्का झील है। और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और क्षेत्रफल मौसम के अनुसार बदलता रहता है इसका। यह एक लेगुन झील है। यह पर्यटन का मुख्य केंद्र है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात याद रखें। यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपको याद रखना है यहाँ पर 455 मीटर। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। ये जलप्रपात पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से रिलेटेड है। यह अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। यह कानून के समक्ष समानता की बात करता है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। यह मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना और यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसकी व्यापक व्याख्या की है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 के बारे में देखें यहाँ पर, तो ये उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। ये संवैधानिक उपचार के अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा। यह नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 याद रखें। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर W.C. बनर्जी याद रखें और इस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 याद रखें। यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। और इसका नारा था करो या मरो। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखें। यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाली फसलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन का नाम याद रखें। यहाँ पर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम उनके नेतृत्व में शुरू हुआ और भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो साथियों, क्वेश्चन है 40 नंबर का, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। ये नीली क्रांति का संबंध यहाँ पर आपको याद रखना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव देखा गया। यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा याद रखें। यहाँ पर राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है।
और चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। ये एक सुंदर हिरण प्रजाति है, मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी गति बहुत तेज होती है। यह राजस्थान की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान का राज्य फूल रोइडा है। रोइडा के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प, इसे मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। मरुस्थल का सागवान रोइडा को कहते हैं, ध्यान रखें। यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसके फूल अत्यंत आकर्षक होते हैं। यह शुष्क जलवायु में भी विकसित हो जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके बारे में आप यहाँ पर याद रखें। इसका लगभग क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.4% भाग पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। आपको यहाँ पर याद रखना है, भारत सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। सामान्य रूप से हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से सही नहीं है। यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ओलंपिक के खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इससे विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी और इसका आयोजन 1933 में किया गया था। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो यहाँ पर एक नाम याद रखें, पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। ये पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। इसके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हैं और इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद याद रखें यहाँ पर। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राजचिन्ह के नीचे अंकित है। यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। 49 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सारा मरुस्थल याद रखें यहाँ पर। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 11 देशों में फैला हुआ है और यह विश्व के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। तो ये है सारा मरुस्थल, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया। 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली स्थित है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था और यह संविधान का संरक्षण माना जाता है। इसके निर्णय पूरे देश में लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान निर्माण में 389 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों के संविधानों की विशेषताओं को शामिल किया गया। यह भारत का सर्वोच्च कानून है। तो यह हमने आपको यहाँ पर बताया संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन याद रखें। 52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें भारत के मूल आदर्शों का वर्णन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आश्वासन देती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम याद रखें यहाँ पर। उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक ये पद संभाला। बाद में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। उनके जन्मदिन को
शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो परमवीर चक्र, याद रखें यहाँ पर परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह सम्मान थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों को दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैनिक थे। 55 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड का नाम याद रखें। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड, और जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है। यह भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। याद रखिएगा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है नाइट्रोजन पाई जाती है। याद रखें यहाँ पर 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर आपको याद रखनी है 21% है। ऑक्सीजन कितनी? 21% है। नाइट्रोजन कितनी? 78% है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए आवश्यक होती है। यह गैस सीधे दहन में भाग नहीं लेती। वायुमंडल में अन्य गैसें कम मात्रा में मौजूद होती है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? याद रखें 206 हड्डियाँ होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नवजात शिशुओं में अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 300 हड्डियाँ होती है साथियों। समय के साथ कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है। हड्डियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है। वे शरीर के अंगों की रक्षा करती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में आपको और भी जानकारी याद रखनी है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा, यह ऊर्जा अक्षय स्रोत है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती है। याद रखें यहाँ पर। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यह चक्र धर्म, प्रगति, निरंतर गति का प्रतीक है। अशोक चक्र को सारनाथ स्तंभ से लिया गया। यह भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है अशोक चक्र के बारे में। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। 1966 में प्रधानमंत्री पद संभाला था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल का नाम याद रखें यहाँ पर। 2007 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है ये। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इनकी स्थापना होती है 1936 में और पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। यह भाग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है और क्षेत्रफल की बात करें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। इसकी राजधानी जयपुर है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल याद रखें 3702 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी पणजी और यह अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन यहाँ का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू के पास स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। याद रखें यहाँ पर जिला कौन सा है? सिरोही। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का नाम याद रखें यहाँ पर। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 8 है। शुरू में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई। अनुसूचियों में प्रशासनिक और संवैधानिक विषयों का विवरण दिया गया। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, हरिलाल जैकीसुदास कानिया। हरिलाल जैकीसुदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 में पदभार ग्रहण किया था।
स्वतंत्र भारत के न्याय के इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक व्यवस्था को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कृषि उत्पादन से रिलेटेड है ये, और इसके बारे में याद रखें। इनकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया, सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इससे गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया और इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना। इस कार्यक्रम में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत में नीली क्रांति का संबंध। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे पाया जाता है? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है ये। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। तटीय क्षेत्र में आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित हुई। तो ये आपको यहाँ पर नीली क्रांति के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर 7 अप्रैल 1948 याद रखें। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। हर वर्ष में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहाँ पर 29 अगस्त याद रखें। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखें यहाँ पर। इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, याद रखें यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दिन नए मतदाताओं को पहचान पत्र भी वितरित किए जाते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी याद रखें। यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है युवाओं को प्रेरित करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? राष्ट्रीय पर्व, तो राष्ट्रीय पर्व आपको याद रखना है यहाँ पर, एक तो गणतंत्र दिवस और दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा आपको यह भी याद रखना है गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। इसके बाद में आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इन दिनों पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। विद्यालयों और सरकारी संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पर्व राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के प्रतीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। इसे भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर बात करें साथियों तो याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इन्हीं संविधान के भाग 4 के क में रखा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं साथियों। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य आपको यहाँ पर याद रखने हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह भारत का सबसे
प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार याद रखें यहाँ पर। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 है। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति का नाम याद रखें यहाँ पर। यह सौरमंडल का बड़ा ग्रह है और यह एक गैसीय ग्रह है। यह एक क्या है? गैसीय ग्रह है। इसके अनेक उपग्रह हैं। इसका द्रव्यमान यहाँ पर आपको याद रखना है सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसे गैसों का विशाल गोला भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और बुध के बारे में आपको याद रखना है, बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक होता है और इनकी सहायता से पौधे सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू है। भारत में नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारतीय लोकतंत्र विश्व के लिए एक उदाहरण माना जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, याद रखें। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है। कितनी? 22 भाषाएं शामिल है, याद रखें। हिंदी भी इन्हीं भाषाओं में से एक है। समय समय पर इसमें नई भाषाएं जोड़ी गई। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है H2O। जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। यह पृथ्वी का जीवन का आधार है। मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से बना होता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसकी राजधानी मॉस्को है। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा की बात करें तो भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। गुजरात की तटीय रेखा भारत में सबसे लंबी है और इनकी लंबाई याद रखें 1600 किलोमीटर। यह राज्य अरब सागर के किनारे स्थित है। समुद्री व्यापार में गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर भूमि सुधार कानून याद रखें। 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना। यह संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। 90 नंबर पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखें, यहाँ पर मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय है। पीएच में परिवर्तन होने पर शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और स्वस्थ शरीर के लिए पीएच का संतुलित होना आवश्यक है। 91 नंबर पर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखें। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 1964 तक चला। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल जलप्रपात का नाम याद रखें। यहाँ पर एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पर स्थित है? यह वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। यह विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी का नाम याद रखें यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होकर बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। याद रखें, 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रत्येक
न्यायालय अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है। यह न्यायालयों की स्थापना संविधान के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें यहाँ पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित होता है। स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सहयोग स्थापित करना। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का नाम याद रखें यहाँ पर। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी ये। वे एक प्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करता था। 5 अगस्त 2019 को इस विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना, रेपलेशिया। रेपलेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसका व्यास लगभग 1 मीटर तक हो सकता है और यह अपनी विशिष्ट गंध के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तिरंगे में केसर या सफ़ेद हरा रंग होता है। इसके मध्य में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र भी बना होता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार की बात करें तो भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें सामाजिक न्याय का महान योद्धा भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण सीरीज, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आपको यहाँ पर बताए। और यहाँ पर ई नोट्स टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेज, भर्तियों की जानकारी के लिए कोचिंग नोट्स क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सीरीज़ की PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की सीरीज़ और ये सीरीज़ अपने साथी मित्रों तक भी शेयर करें ताकि इस सीरीज़ से वे GK GS का रिवीजन कर पाए। महत्वपूर्ण सीरीज़ हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दूँगा, जिसके माध्यम से आप इस GK GS की जितने भी क्लासेज हम आपके लिए लेकर आएंगे वो सब प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। आप यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे एक और नई सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।